नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 1000 जीके के जो क्वेश्चंस करवा रहा था रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, इवन सभी रेलवे एग्जाम के लिए, उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। आपको मैंने पार्ट 1 प्रोवाइड करवा था जिसमें कि मैंने आपको 500 एमसीक्यूज़ करवा दिए थे। अब आपको मैं 250 एमसीक्यूज़ और करवा रहा हूँ आज, और ये पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट आपको 250 एमसीक्यूज़ का और मिलेगा पार्ट 3 में। ठीक है, तो आज पार्ट 2 है। कोशिश यही रहेगी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद, और ये 1000 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इन वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मैंने आप सभी के लिए रखा है अपनी वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, रवि बुक्स pdf.com से आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन या वार्षिकांक एडिशन चाहिए, रवि बुक्स pdf.com पे मिल जाएगा। हमारी 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की जो ई बुक आती है हर महीने, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। सैंपल आप ये देख सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा सेम टू सेम यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज़, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। दूरी मापने की वह इकाई क्या है जिसका उपयोग आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बताने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष, जिसे कि हम लाइट ईयर भी कहते हैं। और किसकी इकाई होती है? ये दूरी की इकाई होती है, यानी कि डिस्टेंस की इकाई होती है। और मैंने आपको बताया, दूरी मापने की वह इकाई जिसका उपयोग आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बताने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों में किस रासायनिक पदार्थ का छिड़काव सीडिंग के लिए किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सिल्वर आयोडाइड। ये आपने ध्यान रखना है। और सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgI होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड के अलावा ठंडी क्लाउड सीडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस अन्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए, मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो सीडिंग प्रक्रिया होती है, जैसे कि आर्टिफिशियल रेन करवाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा रहा है कि ठंडी क्लाउड सीडिंग के लिए अन्य किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ। यह आपने ध्यान रखना है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कि ड्राई आइस भी बोला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रैम्बोली। स्ट्रैम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये ज्वालामुखी है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए ये रिवीजन वीडियो रहने वाला है। अभी जो हम 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, जिनमें से आपको डन मानिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत ही स्पीड में करेंगे ताकि आपका ये वीडियो कम टाइम में मैं कंप्लीट करवा दूँ। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली देश के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर स्ट्रैम्बोली को किस श्रेणी में रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्रैम्बोली। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ईमेल पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये ईमेल का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह से पहले वाले भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, यूज़र नेम कहा जाता है @ से पहले वाले भाग को। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है SMTP। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फुल फॉर्म क्या है SMTP का? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, अवांछित या अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अवांछित या अनचाहे जो ईमेल होता है इसे कहा जाता है स्पैम। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमेल में BCC का क्या अर्थ है? तो देखिए, ईमेल में जो BCC वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, किसी ईमेल संदेश के साथ जुड़ी बाहरी फाइल को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटैचमेंट कहा जाता है। किसी ईमेल संदेश के साथ जुड़ी हुई जो बाहरी फाइल होती है उसे हम कहते हैं अटैचमेंट।
अगला क्वेश्चन है ईमेल का आविष्कार किसने किया था। देखिए ईमेल का जो आविष्कार है ये पूछा जा रहा है किसने किया था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रे टॉमलिंसन। इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है प्राप्त ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों, POP3 और IMAP। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है प्राप्त ईमेल को डाउनलोड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस कार्ड उपकरण का होना अनिवार्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, NIC, जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉडम। ठीक है, और मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एक ही बिल्डिंग या छोटे क्षेत्र के भीतर कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैन कहा जाता है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कौन सा उपकरण दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क जैसे लैन और इंटरनेट को आपस में जोड़ने के लिए गेटवे के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राउटर। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटरों को एक केंद्रीय उपकरण से जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हब या स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरलेस नेटवर्क यानी कि वाईफाई से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरलेस एक्सेस पॉइंट यानी कि वैप का प्रयोग किया जाता है वायरलेस नेटवर्क यानी कि वाईफाई से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए कमज़ोर सिग्नलों को बूस्ट या एम्पलीफाई करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिपीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सौर मंडल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए सौर मंडल की खोज का श्रेय दिया जाता है किसे, निकोलस कॉपरनिकस को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर मंडल की खोज का श्रेय दिया जाता है निकोलस कॉपरनिकस को। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान्स केपलर। इसने 3 नियम दिए थे, ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अवलोकन करने और बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो गैलीली। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम सर्पिल आकाशगंगा कौन सी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। बताना चाहता हूँ हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम जो सर्पिल आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन है एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा से लगभग कितनी दूर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने खोजा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने खोजा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना आज, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। डिफरेंट एग्जाम में यही क्वेश्चन है जो बार बार घूम के पूछे जाते हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन इससे पहले करवा दिया था मैंने, 500 अभी करवा रहा हूँ। 1000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको 1000 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा NTPC करंट अफेयर्स का, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी चारों। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का जो मासीनराम है।
ठीक है, कहाँ पर है ये? मेघालय में है। ये सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मासीनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए मैंने आपको बताया विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है भारत का मासीनराम। पूछा जा रहा है किस राज्य में है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय राज्य में है। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मासीनराम और चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी पहाड़ियों की कीपाकार आकृति। इस कारण से मासीनराम और चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की किन पहाड़ियों को दुनिया का सबसे नम स्थान माना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी पहाड़ियाँ। मेघालय की जो खासी पहाड़ियाँ हैं इन्हें दुनिया का सबसे नम स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए दक्षिण एशिया का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंडमान निकोबार में स्थित दूसरा ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो देखिए जो नारकोंडम है ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुषुप्त या बोल सकते हो मृत ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल चट्टान के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षुद्र ग्रह, जिसे कि हम एस्टेरॉयड भी बोलते हैं। और आपको ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि ये किन दो ग्रहों के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? मंगल और बृहस्पति, यानी कि मार्स एंड जुपिटर के बीच। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह पट्टी सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। ऊपर ही मैंने आपको करवाया और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए मतलब आप ये देख रहे हो ना, देखो अगर क्षुद्र ग्रह से क्वेश्चन आएगा ना तो ये 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। और यकीन मानिए मैंने बहुत ही डीप रिसर्च किया आप सभी के लिए हर एक क्वेश्चन में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे बोना ग्रह भी माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेस। सेरेस जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अनन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजस्थान इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से किस नदी से निकलती है? तो देखिए राजस्थान का जो इंदिरा गांधी नहर है ये मुख्य रूप से सतलुज नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है ये हरिके बैराज से होता है। अगला क्वेश्चन है, थारू लोगों का मुख्य निवास स्थान क्या है? तो देखिए थारू लोग जो होते हैं इनका जो मुख्य निवास स्थान होता है वो होता है तराई प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में थारू जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, थारू। थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त थारू जनजाति और किस राज्य के तराई क्षेत्र में निवास करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, यूक्रेन देश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिहंद परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए जो रिहंद परियोजना है ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध के पीछे बनी विशाल कृत्रिम झील का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद बांध के पीछे बनी जो विशाल कृत्रिम झील है इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर बनाई गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। रिहंद परियोजना जो है ये सोन नदी की सहायक नदी पर बनाई गई है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड देश को झीलों का देश कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान का जो उदयपुर है इसे भारत में झीलों का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपरियर झील। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुपरियर झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया झील। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील से किस प्रसिद्ध नदी का उद्गम होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नील नदी का। विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केनिया, तंजानिया और युगांडा। इन 3 देशों को स्पर्श करती है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए जो पोंग बांध है ना ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए पोंग बांध जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पोंग बांध के जलाशय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो पोंग बांध का जलाशय है इसे जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध को किस वर्ष रामसर साइट घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वर्ष 2002 में इसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नहर कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्तम जो व्यापारिक नहर है फ्रेंड्स वो है कौन सी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कील नहर। ध्यान रखना है, कील नहर जो है विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नहर है। कील नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए कील नहर जो है ये 2 सागर को आपस में जोड़ती है, उनका नाम उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर है। अगला क्वेश्चन है, कील नहर किस देश में स्थित है? तो देखिए कील नहर जो है किस देश में स्थित है? यह है जर्मनी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करवा रहा हूँ मैं। कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा नहर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन, माउंट एल्ब्रस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है किस देश में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस देश में स्थित है माउंट एल्ब्रस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एल्ब्रस किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो देखिए जो माउंट एल्ब्रस है ना ये काकेशस पर्वत का हिस्सा है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत ये है एल्ब्रस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी के मार्ग में बनता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, वराही नदी के मार्ग में बनता है कुंचिकल जलप्रपात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जोग जलप्रपात जो शिमोगा जिले में ही स्थित है किस नदी पर बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शरावती नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना और प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित वह कौन सा बंदरगाह है जो सबसे गहरा और लैंड लॉक्ड है यानी कि भूमि से घिरा सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा बंदरगाह एक बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोची बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है ना कि प्राकृतिक? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई। गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह, जिसे कि दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, किस प्रकार का बंदरगाह है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्वारीय बंदरगाह है एक प्रकार का कांडला बंदरगाह, जिसे कि दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि वाले मनुष्य में एक आंख का क्षैतिज क्षेत्र दृश्य लगभग कितना होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 150 डिग्री। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरिंदर सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन है, नरिंदर सिंह कपानी, जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर का जनक कहा जाता है, किस देश के भारतीय मूल के भौतिक वैज्ञानिक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए, अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से डेटा किस रूप में प्रवाहित होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश तरंगों के रूप में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि जिसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तारों से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है तो उसका अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, क्योंकि? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल की परतों का घनत्व और तापमान बदलता रहता है। नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसका मुख्य कारण क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रह पृथ्वी के निकट हैं और वह प्रकाश के विस्तृत स्रोत की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने समय पहले दिखाई देने लगता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 मिनट। रीज़न क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, काले रंग का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, किडनी, जिसे कि हम वृक्क भी बोलते हैं, कि अध्ययन को चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रोलॉजी, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह डॉक्टर जो विशेष रूप से किडनी रोगों का उपचार करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है किडनी रोगों का उपचार करने वाले डॉक्टर को। किडनी द्वारा रक्त को शुद्ध करने की कृत्रिम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त मुख्य रूप से किस प्रकार का उत्तक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है रक्त। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, और जो मानव रक्त का पीएच मैंने 7.4 आपको बता दिया। इसकी नेचर कैसी होती है? क्षारीय नेचर होती है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 55%। रक्त का लगभग 55% भाग जो होता है ये प्लाज्मा होता है।
अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कि ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड किसे कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पलीहा, जिसे कि हम तिल्ली भी कहते हैं, और स्प्लीन इंग्लिश में कहा जाता है। इसे रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं, जिसे कि हम वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, शॉर्ट में WBC बोलते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। ये होता है WBC का मुख्य कार्य। और ऊपर मैंने आपको बताया RBC यानी कि रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है, रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और पूछा जाए कि RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे ट्रांसपोर्ट करता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त का थक्का जमने में जो थ्रोम्बोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं ये सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर, जिसे कि हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, किसे कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो ब्लड होता है इसे यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, से कैथेड्रल। ये भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैथेड्रल गिरजाघर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने कैथेड्रल को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर किस देश का प्रसिद्ध नौसैनिक अड्डा है? तो देखिए जो पर्ल हार्बर है किस देश का प्रसिद्ध नौसैनिक अड्डा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जापानियों ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी बेड़े पर हमला कब किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 दिसंबर 1941 को जापानियों ने जो पर्ल हार्बर है यहाँ पे जो अमेरिकी बेड़ा है इस पे हमला किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी आपको बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और मैंने क्या किया हुआ है कि क्वेश्चंस की ग्रुपिंग करी हुई है, मतलब अगर एक टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो मैंने एक ही जगह डाल दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं मिक्स क्वेश्चन करवाता चलूँ। ठीक है, इसलिए आप ये देख रहे हो ना कि कोई भी क्वेश्चन जो आ रहा है एक टाइप के आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन इकट्ठे दिख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सांगपो के नाम से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में किस हिमनद से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेमायुंग डोंग। चेमायुंग डोंग से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, कहाँ पर? तिब्बत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ किस राज्य में है भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप, या बोल सकते हो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, यह है असम राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर सबसे पहले प्रवेश करती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जल धारा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी मेघना कहा जाता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त जलधारा है इसे बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कुल कितने देशों से होकर बहती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 देशों से। कौन कौन से देश है? चीन, भारत, बांग्लादेश, या बोल सकते हो तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक से बना होता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट से। संगमरमर मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकराना। मकराना को संगमरमर शहर के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए, जो चूना पत्थर है जिसे कि हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है जिसे कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है ये उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 80% से 95% तक एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? आंसर लिग्नाइट। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कोयला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है ये सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कोयला है व्यावसायिक रूप से। नेक्स्ट है, कोयले के निर्माण की प्रथम अवस्था किसे माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस श्रेणी का है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बिटुमिनस। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस का प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयले में से किसमें सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है? सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसमें होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। आप ये देख रहे हो जो कोयले वाले क्वेश्चन एक साथ मैंने आपके सामने ग्रुपिंग करी हुई है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, जलते समय धुआं नहीं देने वाला और सबसे अधिक ऊष्मीय मान वाला कोयला कौन सा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट कोयला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार का कोयला निकाला जाता है? तो देखिए, तमिलनाडु का जो नेवेली क्षेत्र है यहाँ पर मुख्यतः लिग्नाइट कोयला जो है ये निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मचकुंड नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजी मीठे पानी की झील है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी वुलर झील। एशिया की सबसे बड़ी या बोल सकते हो भारत की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है ये। अगला क्वेश्चन है, वुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वुलर झील मुख्य रूप से किस नदी द्वारा निर्मित है और किस नदी का पानी इसमें आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम नदी। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवर्तनिक झील, जिसे कि हम टेक्टोनिक लेक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस झील के मुहाने पर स्थित है? देखिए, तुलबुल परियोजना जो है ये वुलर झील के मुहाने पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढेबर झील, जिसे कि जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी और आयतन के अनुसार एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बेकाल झील।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन के तहत वुलर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि कब घोषित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 1990 में। रामसर कन्वेंशन के तहत वुलर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था 1990 में। अगला क्वेश्चन, विश्व का वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांगो नदी। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऊपर मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, जिसे कि विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसे 2 बार काटती है कौन? कांगो नदी। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है ये बताइए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और जिससे केवल मकर रेखा गुजरती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर कौन सी 2 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य और मकर रेखा। अगला क्वेश्चन, प्रधान माध्याह्न रेखा जिसे कि हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और भूमध्य रेखा एक दूसरे को अफ्रीका के पास किस खाड़ी में काटते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गिनी की खाड़ी में। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। मेरे खुद के ये नोट्स हैं जिनको मैंने एमसीक्यू में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर ना तो भूमध्य रेखा गुजरती है और ना ही मकर रेखा लेकिन कर्क रेखा गुजरती है? वह कौन सा महाद्वीप है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस भारतीय राज्य के 3 प्रमुख रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रेणुका आर्द्रभूमि। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पोंग बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है और इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा रामसर स्थल एक कृत्रिम जलाशय है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी पोंग बांध झील। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी आर्द्र भूमियों का संरक्षण। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल प्रपात किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेनेजुएला देश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एंजिल जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? देखिए, एंजिल जलप्रपात की जो कुल ऊंचाई है वो है 979 मीटर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी चूरुन पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ओरिनोको नदी। एंजिल जलप्रपात जो है ये ओरिनोको नदी की सहायक नदी चूरुन पर स्थित है। नेक्स्ट, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के किस नेशनल पार्क के भीतर स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी कानाइमा नेशनल पार्क। कानाइमा नेशनल पार्क के भीतर स्थित है एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस महाद्वीप पर स्थित है? तो देखिए, जो एंजिल जलप्रपात है ये स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है तुगेला प्रपात। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात घोड़े की नाल के आकार के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नियाग्रा प्रपात। ये आपने ध्यान रखना है। घोड़े की नाल के आकार के लिए प्रसिद्ध है नियाग्रा प्रपात। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए वोल्गा नदी का जो उद्गम है ये होता है कहाँ से, वल्दाई पहाड़ियों से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वोल्गा नदी अपना जल किस सागर या झील में गिराती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी भी बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ना कौन सा वीडियो चाहिए मैराथन में, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है जो 10 देशों से होकर बहती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डैन्यूब। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी मुख्य रूप से किस देश में बहती है और इसे उस देश की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में। वोल्गा नदी मुख्य रूप से रूस देश में बहती है और इसे रूस की राष्ट्रीय नदी भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के रूप में प्रसिद्ध है, राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस नदी को कोयला नदी कहते हैं तो वो है दामोदर नदी। ये भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। देखिए इटली की गंगा पूछा जा रहा है किस नदी को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा पो नदी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए जो इंग्लैंड की राजधानी है क्या, लंदन, किस नदी के किनारे स्थित है, थेम्स नदी के किनारे स्थित है, जिसे टेम्स भी कहा जाता है या थेम्स बोल लो। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वराही नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात ये वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है किस नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडवी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात जो कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है ये मांडवी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय में स्थित भारत का सबसे ऊंचा सीधे गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नोहकालिकाई। नोहकालिकाई जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा सीधे गिरने वाला जलप्रपात है और ये मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक प्रसिद्ध चट्टान के पीछे भारत का कौन सा बंदरगाह स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस रंग या तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला हरा रंग। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, लाल। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बैंगनी। बैंगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह दूर से दिखता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्कैटरिंग सबसे कम होती है इसकी लाल रंग की, इसलिए खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन। और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु जिसे कि हम ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं का कार्य सिद्धांत क्या होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर में डेटा किस रूप में यात्रा करता है? तो देखिए, जो ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा होता है ये प्रकाश पंतों के रूप में यात्रा करता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस। अगला क्वेश्चन है, लिटमस प्राकृतिक रूप से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, लिटमस जो है ये लाइकन पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस परीक्षण में अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। लिटमस परीक्षण में जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला। क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देता है। क्षार को हम बोलेंगे क्या? एल्कली। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त को मुख्य रूप से कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज सबसे पहले किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज सबसे पहले की थी। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो देखिए, रक्त समूह जो O है ना, इसे सर्वदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? आंसर हो जाएगा रक्त समूह AB, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, रक्त में RH कारक की खोज किस जीव के आधार पर की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीसस बंदर, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, AB रक्त समूह वाले व्यक्ति के शरीर में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है AB रक्त समूह वाले व्यक्ति के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह O में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो देखिए, रक्त समूह जो O है इसमें एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता, और जो मैंने आपको ऊपर AB बताया था ना, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन्स कहाँ स्थित होते हैं? तो देखिए, एंटीजन कहाँ पे स्थित होते हैं पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? देखिए, बॉम्बे रक्त समूह का जो आविष्कार है ये R भेंडे ने किया था, ये आपने ध्यान रखना है। फिर इनकी जो नाम की स्पेलिंग है ना, इसको भी ठीक कर लीजिए, इंग्लिश में BHEND, कहीं कहीं पे ना आपको YM भेंडे भी मिलेगा नाम, ठीक है, YM भेंडे, कहीं कहीं पे फ्रेंड्स आपको YM भेंडे भी मिलेगा, ठीक है। नाम की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, BHENDE होगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो देखिए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की जो खोज है सबसे पहले हुई थी मुंबई में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च सेंट फ्रांसिस चर्च किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कोच्चि में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कोच्चि में स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च भवन के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेड्रो अल्वारेज डे क्रैबल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का हवाई अड्डा INS बाज कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपबेल बे ग्रेट निकोबार। कैंपबेल बे ग्रेट निकोबार पर भारतीय नौसेना का जो हवाई अड्डा है INS बाज, ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को छोटा तिब्बत कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर मुख्य रूप से किस खनिज से बना होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट से। चूना पत्थर मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट जो खनिज होता है इससे बना होता है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए, चूना पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक ताप और दाब के कारण चूना पत्थर किस कायांतरित चट्टान में बदल जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगमरमर में बदल जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चूना पत्थर के क्षेत्रों में पानी के कटाव से बनने वाली स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राइट आंसर हो जाएगा कार्स्ट स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सिंघी खंबन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत में किस नदी को सिंघी खंबन के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी को। ये क्वेश्चन भी कई बार पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील के पास बोखर चू हिमनद। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो देखिए सिंधु जल समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी अपना जल अंततः कहाँ गिराती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पर है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, लेह शहर किस नदी के दाएं तट पर स्थित है? तो देखिए जो लेह शहर है ना, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख में सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख में सिंधु नदी जो है ये किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से। कालाहारी मरुस्थल में पाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बुशमैन। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? देखिए कालाहारी रेगिस्तान पूछा जा रहा है किस देश में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंटागन रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारा। अगला क्वेश्चन, उप उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में थार रेगिस्तान का आकार के अनुसार विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान भारत का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? ड्राइएस्ट डेजर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, आटाकामा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट और विशाल वलय प्रणाली पाई जाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि। अगला क्वेश्चन हमारा, शनि के वलयों की खोज सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने 1610 में की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली ने। अगला क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है जो इसके वलयों के बाहर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइटन। अगला क्वेश्चन है, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने शनि और उसके वलयों का सबसे विस्तृत अध्ययन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैसिनी ह्यूजेंस जो है ये नासा का अंतरिक्ष यान है जिसने शनि और उसके वलयों का सबसे विस्तृत अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन है, अंगुलीनुमा झीलों के लिए विश्व का कौन सा देश सबसे प्रसिद्ध है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये लोकटक झील के बारे में। मणिपुर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए पूर्वी भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है लोकटक झील। उत्तर पूर्वी भारत की बात हो रही है, ठीक है। और पूरे भारत की पूछी जाए एशिया की तो वो वुलर झील है, ध्यान रखना है आपने।
अगला क्वेश्चन, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकटक झील पर। अगला क्वेश्चन, लुप्तप्राय संगाई हिरन, जिसे कि नृत्य करने वाला हिरन भी कहा जाता है, का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह कौन सा विशेष रिकॉर्ड है जिसमें लोकटक झील को इसकी पारिस्थितिक विशेषताओं में परिवर्तन के कारण 1993 में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है जो मुख्य रूप से लोकटक झील क्षेत्र में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगाई। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए, जो सू नहर है ये जोड़ती है सुपीरियर और हुरोन झील को, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सू नहर किन दो देशों की सीमा पर स्थित जलमार्ग का हिस्सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए, सुएज नहर जो है ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, ये आपने ध्यान रखना है। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुएज नहर मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो देखिए, जो सुएज नहर है ये स्थित है मिस्र में, या बोल सकते हो इजिप्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुएज नहर को आधिकारिक तौर पर यातायात के लिए किस वर्ष खोला गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1869 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुएज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट सईद। सुएज नहर का जो उत्तरी छोर है यहाँ पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुएज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? सुएज नहर का जो उत्तरी छोर है फ्रेंड्स, यहाँ पर पोर्ट सईद है, मैंने आपको ऊपर बता दिया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी लगभग कितने किलोमीटर कम हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 7000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मिस्र के किस राष्ट्रपति ने 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे वो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गमाल अब्देल नासिर। अगला क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान में सिजिकी का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना। ये खगोल विज्ञान में सिजिकी का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णिमा के दिन जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तो इस सिजिकी स्थिति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वियुति कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण हमेशा सिजिकी की किस अवस्था में होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, युति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जापान के 4 मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकोकू। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जहां टोक्यो स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा होन्शु द्वीप। जापान होन्शु द्वीप पर स्थित है और जापान का ये सबसे बड़ा द्वीप है। आखिरी क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य शिकोकू द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सेतो आंतरिक सागर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, जो मैं आपको 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करवा रहा था रेलवे एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इससे पहले पार्ट 1 में 500 एमसीक्यूज करवाए थे, पार्ट 2 में 250 करवा दिए मैंने आपको, और पार्ट 3 में 250 और करवा दूंगा। ये 1000 कंप्लीट हो जाएगा, और 1000 का करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा दिया हुआ है ऑलरेडी, वो वीडियो भी आप देख लेना। आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अगला सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए 1000 क्वेश्चन के रिवीजन का, मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है कि सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किए?
तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पार्ट 3 ज़रूर देख लेना, ठीक है, वो अभी आपको कल या परसों मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, ठीक है। 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।